बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। अंधेरी रात में समुद्र की सतह पर मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा लेकिन जदीद ट्रॉलर लहरों पर आहिस्ता आहिस्ता हचकूले ले रहा था। वो वहां न ठहरा हुआ था, लेकिन इसकी सारी लाइट्स बंद थीं और वो अंधेरे का एक हिस्सा बना हुआ था। इस ट्रॉलर के निचले हिस्से में एक कमरे में रोशनी थी और कमरे में कुर्सियों पर 3 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से 2 एक्रीमी और एक मकामी था। मकामी आदमी खासी उम्र का था और अपने लिबास और शक्ल सूरत से माहिरगीर नजर आता था। इसके चेहरे पर गहरी परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। मेरी बेटी खैरियत तो है? अचानक इस माहिरगीर ने कहा। हाँ, हमने तुमसे वादा किया है और हम हमेशा वादा पूरा करते हैं, एक एक्रीमी ने सर्द लहजे में लेकिन मकामी जबान से जवाब दिया। वो है कहाँ? मुझे इससे मिलवाओ तो सही, माहीगीर ने कहा। अभी नहीं, जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारे हिस्से की रकम अदा कर देंगे, बल्कि तुम्हें साहिल पर इस जगह पर उतार देंगे जहाँ तुम्हारी बेटी मौजूद है, इस एक्रीमी ने जवाब देते हुए कहा। तो इस माहीगीर ने इस बात में सर हिला दिया। तुमने मेरा पता कैसे हासिल कर लिया है? मेरी समझ में तो अब तक यही नहीं आ रही। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इस्माइल गिर ने कहा तो दोनों एक्रीमी बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी बेटी एक होटल में जाकर सुच्चे मोतियों की थैली फरोख्त कर रही हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें इस बारे में इत्तला भी ना मिलेगी, और जब हमें इत्तला मिली तो फिर हमारे आदमियों ने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद तुम्हारी बेटी ने खुद ही जबान खोल दी। इस तरह हमें तुम्हारे बारे में इल्म हुआ और अब तुम हमारे सामने मौजूद हो, इस एक्रीमी ने जवाब देते हुए कहा। मैंने तो इसलिए ये सारा चक्कर चलाया था ताकि किसी को इस बारे में मालूम ही ना हो सके, और टोनी ने भी तो मुझसे वादा किया था कि ना ही मेरी बेटी को कुछ होगा और ना ही सिवाय जौहरियों के और किसी को मालूम होगा। लेकिन ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? इस माहीगीर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो खुद कलामी कर रहा हो। तुम्हारा क्या ख्याल था कि इतनी ज्यादा मिकदार में असल सुच्चे मोती फरोख्त होने के बावजूद किसी को इस बारे में इत्तला ना मिलेगी? तो ये तुम्हारी हिमाकत है। हम पूरी दुनिया में उन्हीं सुच्चे मोतियों का काम करते हैं, इसलिए जैसे ही सुच्चे मोतियों की ये थैली मार्केट में हर हफ्ते बेच पहुंचने लगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये धंधा करने वाले चौंक उठे। पहले तो यही समझा गया कि ये मस्तूरी मोती हैं, लेकिन जब इनका तज्जिया कराया गया तो ये 100% असली थे, और इस बात का भी इल्म हो गया कि इन्हें किस पर्ल फार्म से हासिल किया गया है। चुनाचा इस फार्म का सुराग लगाने का फैसला कर लिया गया। बाकी काम हमारे लिए इंतहाई आसान था, इस एक्रीमी ने कहा। सरदार माचू तो बता रहा है कि ये फार्म इसने नहीं बनाया, तो फिर ये किसने बनाया होगा? दूसरे एक्रीमी ने पहली बार बात करते हुए कहा। किसी ने भी बनाया हो रॉजर, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पहले एक्रीमी ने कहा। सरदार माचू, तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लामहला इससे ताल्लुक होगा, रॉजर ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि ये फार्म किसका है। ये फार्म हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है और बहुत बड़ा फार्म है, माहीगीर ने कहा। तो दोनों एक्रीमी बेख्तियार उछल पड़े। इनके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने? क्या मतलब? हुकूमत का ऐसे फार्म से क्या ताल्लुक? पहले एक्रीमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की है और इस सिलसिले में हुकूमत ने अलहदा एक शोबा कायम किया है और ये फार्म इस शोबे के तहत कायम किया गया है, सरदार मांझू ने कहा। ओह, फिर तो ये बहुत बड़ा फार्म होगा, रॉजर ने कहा। हाँ, बहुत बड़ा, तुम्हारे तस्वुर से भी बड़ा, सरदार मांझू ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। और तो दोनों एक्रीमियों के चेहरे बेख्तियार खिल उठे। ओह ओह, वेरी गुड। फिर तो समझो तुमने अपनी जिंदगी संवार ली। जाहिर है फार्म जितना बड़ा होगा तुम्हें भी उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। वेरी गुड। लेकिन हुकूमत तो इस तरह के काम नहीं किया करती। ये तो बूढ़े माही गिरों के काम हैं। हुकूमत कैसे ये फार्म कायम कर सकती है? पहले अक्रीमी ने कहा। जेम्स, अगर ये फार्म हुकूमत का है तो फिर वहाँ साइंसी हिफाजती इंतजाम भी होंगे और हम फंस भी सकते हैं, रॉजर ने कहा। तो जेम्स बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या वाकई वहाँ ऐसे इंतजाम हैं? जेम्स ने सरदार माजू से मुखातिब होकर कहा। नहीं, ऐसे इंतजाम वहाँ हो ही नहीं सकते, क्योंकि फार्मिंग के लिए इंतहाई कुदरती माहौल चाहिए, हर किस्म की आलाइश से पाक, और अगर वहाँ कोई भी साइंसी आला लगा दिया जाए तो फार्मिंग ही खत्म हो जाती है, सरदार मांझू ने जवाब देते हुए कहा। हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये फार्म हुकूमत का है, और अगर ये हुकूमत का है तो फिर तुम्हें कैसे इसका इल्म हुआ, और तुम वहां से कैसे मोती लेकर आते हो? जेम्स ने कहा। मेरा होने वाला दामाद बशारत वहाँ काम करता है। वो तवील अरसे तक
बाचान में फार्मिंग का काम करने वालों के साथ काम कर चुका है। फिर इसका एक दोस्त हुकूमत के किसी बड़े आदमी का मुलाजिम है। बशारत इससे मिलने जाता रहता है और वहाँ फार्मिंग के बारे में बातें होती रहती थीं। एक बार इस बड़े अफसर ने ये बातें सुन ली तो इसने बशारत से तफसील पूछी कि सच्चे मोतियों की फार्मिंग कैसे होती है, जिस पर बशारत ने इसे सारी तफसील बता दी। फिर इस अफसर ने हुकूमत के और बड़े अफसरों से बात की और इस तरह हुकूमत की तरफ से इस फार्मिंग की इजाज़त मिल गई और इस अफसर ने बशारत को इसका सरदार बना दिया और इसकी भारी तनख्वाह देने लगी। बशारत हुकूमत के आदमियों के साथ काम करने लगा। इस तरह ये फार्म कायम हो गया। अलबत्ता बशारत ने अपने तौर पर भी वहाँ अलहदा थोड़ा सा हटकर ज़ाती फार्म भी कायम कर लिया है, जिसका इल्म हुकूमती अफराद को ना हो सका। बशारत की असल में ये सोच थी कि वो फार्मिंग करके अमीर बन जाए, लेकिन जाहिर है वो इतना अमीर ना था कि अपने तौर पर ये काम कर सकता था। लेकिन हुकूमत पाकिशिया की दिलचस्पी लेने की वजह से इसका काम आसान हो गया। ये जो मोती मेरी बेटी फ़रोख्त करती है, वो बशारत के फ़ार्म के होते हैं। बशारत इन्हें बज़ाते खुद फ़रोख्त ना कर सकता था, क्योंकि इस तरह हुकूमत तक ये बात पहुँच सकती थी और इसे सज़ा हो जाती। होटल का मैनेजर टोनी इसका दोस्त था। इसने खुद ही टोनी से बात की और ये सारा सिलसिला किया था। सरदार माचू ने तफ़सील बताते हुए कहा, वेरी गुड। फिर तो तुमने अच्छा फैसला किया है। अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद को इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुम दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो जाओगे। जेम्स ने कहा, हाँ, मैंने भी यही सोचकर हामी भरी है, सरदार मांझू ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई और वो तीनों चौंक कर उछल पड़े। जेम्स ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, ऑथर कॉलिंग, ओवर। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, जेम्स बोल रहा हूँ, ओवर, एक्रीमी ने कहा। लाइन क्लियर हो गई है, चल पड़ो, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। पूरी तरह चेकिंग कर ली है ना? ऐसा ना हो कि घेरे में आ जाए। ओवर, जेम्स ने कहा। नहीं, सुबह तक लाइन क्लियर है, बेफिक्र होकर काम करो, लेकिन सुबह से पहले पहले तुमने वापस चले जाना है। ओवर, आर्थर ने कहा। अरे, सुबह तो बहुत दूर है, हमने तो 2-3 घंटों में सारा काम मुकम्मल कर लेना है। ओवर, जेम्स ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और जेम्स ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। और सरदार माजू, अब काम का आगाज कर दें, जेम्स ने उठते हुए कहा और सरदार माजू ने भी इस बात में सर हिला दिया। रॉजर भी उठ खड़ा हुआ और फिर वो तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा एक फाइल के मुताले में गुम था, जबकि ब्लैक जीरो किचन में था। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो किचन से बाहर आया तो इसके हाथ में चाय की 2 प्यालियां मौजूद थीं। इसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी उठाए वो घूमकर मेज के दूसरी तरफ अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद करके मेज पर रखी और चाय की प्याली उठा ली। इमरान साहब, वो मोती फरोख्त करने वाली लड़की जिस पर गैर मुल्की मेकअप किया गया था, इसका क्या हुआ? आपने फिर बात ही नहीं की, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या बात करता? वो सारा सेटअप ही गायब कर दिया गया, इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सेटअप गायब कर दिया गया? क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। इस होटल का मैनेजर टोनी इस सारे सेटअप का मेन किरदार था और इस लड़की को अगवा करने वाले किसी राजू ग्रुप के आदमी थे। मैंने टाइगर के जिम्मे काम लगाया कि इस टोनी को अगवा करके राना हाउस ले आओ ताकि इससे मजीद मालूमात हासिल हो सके, लेकिन बाद में टाइगर ने बताया कि टोनी और राजू ग्रुप के इन दोनों आदमियों की लाशें मुख्तलिफ वीरान इलाकों में पड़ी मिली हैं और इनके कातिलों का बावजूद कोशिश के किसी तरह पता न चल सका। इस तरह सारा सेटअप ही खत्म हो गया है या कर दिया गया है, इमरान ने कहा। इस लड़की के बारे में मालूम हुआ कि वो कौन थी? ब्लैक जीरो ने पूछा। सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि वो एक बूढ़े माहीगीर सरदार मांझू की इकलौती बेटी थी, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन आपने बताया था कि टाइगर जाकर इस सरदार मांझू से मिला है, तो इसकी तो लड़की है ही नहीं, ब्लैक जीरो ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वो ये सरदार मांझू नहीं है, वो माहीगीरों की बस्ती का सरदार है, जबकि ये सरदार मांझू करीब ही एक छोटे से जजीरे पर रहने वाले माहीगीरों का सरदार था और इत्तेफाक से दोनों के नाम ही मांझू थे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर इस सरदार मांझू से तो मालूमात हासिल हो सकती थी, ब्लैक जीरो ने कहा। इस सरदार मांझू की भी लाश समुद्र में तैरती हुई मिली है। इसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। माहीगीरों ने ही इसकी लाश को देखा था। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि इस सरदार मांझू को कुछ रोज पहले कुछ अक्रीमियों के साथ बात करते हुए देखा गया है। और बस, इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि कोई गहरी साजिश हो रही है, ब्लैक जीरो ने कहा। साजिश क्या होनी है? जवाहिरात की स्मगलिंग का चक्कर होगा। ऐसे कामों में तो ये सब कुछ होता ही रहता है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, आपका मतलब है कि जो मोती फरोख्त किए जाते थे स्मगल शुदा होते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है, अब वो लड़की खुद तो मोती तैयार करने से रही, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान मौजूद है यहाँ? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी।
अगर आपने कोई इनाम वगैरह देना है तो फिर मौजूद है, और अगर कोई वसूली करनी है तो फिर वो यहाँ क्या कहीं भी मौजूद नहीं है। इमरान ने अपनी असल आवाज में कहा। मेरे ऑफिस पहुंचो अभी और इसी वक्त, दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदा लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर इत्मीनान से चाय की प्याली उठा ली। क्या हुआ, आप जान नहीं रहे? ब्लैक जीरो ने इमरान के रवैये पर हैरान होते हुए कहा, क्योंकि इमरान इस अंदाज में बैठा था जैसे इसका जाने का सिरे से कोई इरादा ही ना हो। कैसे जाऊं, कार में पेट्रोल ही नहीं है। कमजोरी की वजह से टांगों में सकत नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कार में पेट्रोल ना होने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कमजोरी से टांगों में सकत ना होने का क्या मतलब हुआ? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। आगा सुलेमान पाशा ने अपने मुतालिबात की वसूली के सिलसिले में हड़ताल कर रखी है, और मेरी जेबें खाली हैं, इसलिए बस फाके ही फाके हैं, और तुम भी सिर्फ चाय पर ही तनख्वाह देते हो। कमजोरी तो होनी ही है, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो सुलेमान खुद भी अब तक खासा कमजोर हो चुका होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। वो क्यों कमजोर होगा, इससे तो भूख हड़ताल नहीं की कर रखी, सिर्फ हड़ताल कर रखी है। वो खुद बैठा सारा दिन यही काम करता रहता है कि नई से नई चीजें पकाता रहे और खुद खाता रहे, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो ने बेख्तियार हंस पड़ा। आप ऐसा करें कि वैगन पर बैठकर चले जाएं, वैगन का किराया मैं देता हूँ, ब्लैक जीरो ने शरारत भरे लहजे में कहा। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी सखावत, कमाल है, इस दौर में भी इतनी सखावत करने वाले मौजूद हैं, इमरान ने हैरत जाहिर करने के लिए आंखें फाड़ते हुए कहा, और ब्लैक जीरो बेख्तियार शर्मिंदा होकर हंस पड़ा। लेकिन इसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, क्या इमरान वहां से रवाना हो चुका है? सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। रवाना होने वाला है जनाब, अभी रवानगी के सिलसिले में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। मुज़ाकरात? कैसे मुज़ाकरात? सर सुल्तान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। कार में पेट्रोल नहीं है, और कमजोरी की वजह से टांगों में सकत नहीं है, और जनाब ताहिर साहब जैसे सखी आदमी से वास्ता पड़ गया है, इसलिए वो इंतहाई सखावत यही कर सकते हैं कि मुझे वैगन का किराया दे दें। लेकिन मसला ये है कि वैगन पर सफ़र करने से पहले लाइफ इंश्योरेंस करानी पड़ती है, और इंश्योरेंस कंपनी वाले वैगन का नाम सुनते ही प्रीमियम इतना बढ़ा देते हैं कि इतने प्रीमियम में नई वैगन आ सकती है। इमरान की जबान रवां हो गई। तो तुम नहीं आ रहे, यही मतलब हुआ ना? सर सुल्तान ने इसकी बात काटते हुए कहा। इसके लहजे में शदीद नाराजगी का अंसर नुमाया था। ओ जनाब, ये कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना आऊं? लेकिन वो पेट्रोल और कमजोरी, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। ठीक है, अब मेरी बात का यही असर रह गया है, सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। अब सर सुल्तान को वाकई रिटायर हो जाना चाहिए, बच्चों की तरह रूठना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल, तुम इन्हें फोन करके कह दो कि मैं बावजूद कार में पेट्रोल और टांगों में सकत ना होने के रवाना हो चुका हूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार सेक्रेटरीट की मखसूस पार्किंग में रोकी, और फिर वो सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने सर सुल्तान के ऑफिस में दाखिल होते ही इंतहाई खुशू खुजू से कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कमाल है, अब इतना भी क्या गुस्सा कि आपने दुआएं देनी ही बंद कर दी, हालांकि इस दौर में सिर्फ दुआएं ही मुफ्त में दी जा सकती हैं, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। सर सुल्तान की मेज की साइड में एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे। ये आजम खान साहब हैं, ये वजारत मादनियात में सेकंड सेक्रेटरी हैं, और आजम खान साहब ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खुसूसी अली इमरान है। इसे फजूल बातें करने का मर्ज है, इसलिए आप इसकी बातों का बुरा ना मनाएं। सर सुल्तान ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय इन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़े हुए। इनके उठते ही आजम खान साहब भी उठकर खड़े हो गए। मुझे प्रेसिडेंट हाउस एक इंतहाई अहम मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझे इजाज़त। और आजम खान साहब, आप पूरी तफसील से सब कुछ इमरान को बता दें और फिर बेफिक्र हो जाएं, सर सुल्तान ने कहा। और इसके साथ ही वो तेज़ी से कमरे के उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तशरीफ रखें जनाब, ताकि मैं भी बैठ सकूं, क्योंकि पैदल चलते चलते अब मेरी टांगों में जो थोड़ी बहुत सकत मौजूद थी वो भी खत्म हो चुकी है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में आजम खान से कहा। और इसके साथ ही वो इस तरह कुर्सी पर धम से बैठा है जैसे वो बैठने की बजाय गिर पड़ा हो। आजम खान का चेहरा हैरत की शिद्दत से अब इस हद तक बिगड़ चुका था कि शायद अब मजीद बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही ना रही थी, लेकिन वो कुर्सी पर बैठ गए। आप तो इस तरह मुझे देख रहे हैं जनाब जैसे दूल्हा रौनमाई के वक्त अपनी दुल्हन को देखता है और बेख्तियार कह उठता है कि तस्वीर तो परी की दिखाई गई थी, लेकिन निकाह किसी चुड़ैल से पढ़वाया गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या आप वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ के नुमाइंदे खुसूसी हैं? आजम खान के मुंह से रुक रुक कर निकला। आपका मतलब है कि सर सुल्तान अब इस बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आकबत खराब करने पर तुले हुए हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो आजम खान बेख्तियार चौंक पड़े।
ओह वो मेरा मतलब ये ना था। बहरहाल ये फाइल देखें। आजम खान ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा और फिर अपने सामने रखी हुई फाइल उठाकर इमरान के सामने रख दी। शायद उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था। इमरान ने फाइल उठाई और उसे खोला और फिर मुंह बनाते हुए बंद कर दी। ये तो अंग्रेजी में है, जबकि मैं तो उर्दू भी नहीं पढ़ सकता। आपको इसे पढ़कर मुझे बताना होगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, बल्कि उर्दू तर्जुमा। इमरान ने कहा तो आजम खान का चेहरा वाकई देखने वाला हो गया था। अब वो हैरत की इस इंतहा पर पहुंच चुके थे कि शायद इनकी जबान ही बंद हो गई थी। अब वो फटी फटी आंखों से इमरान को मुसलसल देखे चले जा रहे थे। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है जनाब? क्या नुमाइंदा खुसूसी अनपढ़ नहीं हो सकता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? अब मैं क्या कह सकता हूँ? वो अब मैं क्या कह सकता हूँ? आजम खान के मुंह से मुसलसल ये फिक्र बार बार निकलने लगा। तो तो इमरान समझ गया कि अब पानी वाकई सर से गुजर चुका है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आजम साहब। आप पहले मुझे ज़बानी तौर पर कुछ बताएं, ताकि मुझे स्याको सबक का इल्म हो सके। इसके बाद मैं फ़ाइल भी पढ़ लूँगा, वरना बगैर पस मंज़र के फ़ाइल पढ़ने से मुझे बात वाज़ेह तौर पर समझ ना आएगी। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसा कि सुल्तान साहब ने बताया है कि मेरा ताल्लुक मादनियात से है। मेरे पास एक निजी मुलाजिम है जिसका नाम हयात है। हयात का ताल्लुक माही गिरों के ख़ानदान से है। इसके बचपन में ही इसका बाप फौत हो गया था। इसके बाप ने माही गिरों से बाहर किसी ख़ानदान में शादी की हुई थी। इसलिए हयात के बाप के फौत होने पर माही गिरों ने इससे तो कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन इसकी माँ को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर इसकी माँ इसे लेकर हमारे पास मुलाजमत करने लगी और इस तरह हयात हमारे घर में ही पला बढ़ा। वो अलबत्ता अपनी माँ के साथ अपने बाप के रिश्तेदारों को मिलने जाता रहता था और इसके रिश्तेदार भी मिलने के लिए आते रहते थे। आजम खान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो क्या अभी आना जाना रुक गया है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, मैं आपको ये तफसील बता रहा हूँ क्योंकि इस तफसील के बगैर आप वाकई असल मामले को ना समझ सकेंगे। आजम खान ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। ठीक है, फरमाएं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इस हयात से एक माहीगीर लड़का बशारत मिलने आने लगा। हयात ने बताया कि बशारत तवील अरसा बाचान में रहा है और अब वापस पाकिस्तान आया है। एक रोज़ बशारत और हयात बातें कर रहे थे कि मैंने इनकी बातें सुन ली। वो सच्चे मोतियों की फार्मिंग के बारे में बातें कर रहे थे। आजम खान ने कहा तो इमरान बेख्तियार सीधा होकर बैठ गया। इसकी आंखों में यकलख चमक आ गई थी। सच्चे मोतियों की फार्मिंग? क्या मतलब हुआ इसका? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भी आपकी तरह इस बात पर चौंका था। मैंने इस बशारत को बुलाकर इससे तफसील पूछी, तो इसने बताया कि कदीम दौर से माही गिर सुच्चे मोतियों की फार्मिंग करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका राज सीना बसीना चलता है। इसलिए आम आदमी तो एक तरफ, माही गिरों को भी इसका इल्म नहीं है। बशारत ने बताया कि वो बाचान में एक ऐसे माहीगीर के पास मुलाजिम रहा है जो सच्चे मोतियों की फार्मिंग करता था। फिर वो माहीगीर अचानक फौत हो गया, तो बशारत ने उसके मोती उठाए और पाकिस्तान आ गया, लेकिन रास्ते में ये मोती इससे चोरी कर लिए गए। मेरे पूछने पर इसने बताया, सिर्फ इतना बताया कि ये राज है। अलबत्ता दुनिया भर के समुद्रों में हजारों जगहों पर पर्ल फार्मिंग की जाती है और की जा रही है। इसने बताया कि इस फार्मिंग का राज जानने वाले मखसूस किस्म की सीपियों को तलाश करते हैं और फिर समुद्र की इंतहाई गहराई में ऐसी तहें तलाश करते हैं जहां मखसूस किस्म की जड़ी बूटियां मौजूद हों। फिर इन सीपियों को वहां रखा जाता है और इनकी नर्सरी बनाई जाती है। इस तरह काफ़ी तादाद में जब ये सीपियां तैयार हो जाती हैं और एक मखसूस अंदाज में बारिश के पानी के कतरों में से इन्हें बार आवर किया जाता है और फिर इन्हें मखसूस गहराई और मखसूस इलाके में पाला जाता है। और अगर दुरुस्त तौर पर इन्हें बार आवर किया जाए और उन्हें दुरुस्त माहौल मिल जाए, तो 100 में से 97 सीपियां इंतहाई कीमती कुदरती मोतियों की हामिल हो जाती हैं। ये मोती बेहद कीमती होते हैं और इन मोतियों की मार्केट में इंतहाई मांग है। इसलिए ऐसे माहीगीर अगर फार्मिंग में कामयाब हो जाएं तो बेहद अमीर हो जाते हैं। आजम ने तफसील से बात करते हुए कहा। मैंने इस बारे में सुना तो जरूर था, लेकिन इसकी तफसील मालूम नहीं हो सकी और ना ही ऐसा कोई आदमी आज तक मिल सका है कि जो ये राज जानता हो। बहरहाल फिर क्या हुआ? इमरान ने पूरी तफसील लेते हुए कहा, पूरी दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैंने बशारत से पूछा कि क्या वो ये राज जानता है, तो इसने जवाब दिया कि हाँ, वो ये राज जानता है। वो बाचान में पर्ल फार्मिंग करता रहा है, लेकिन इसके लिए बेहद वसी सरमाए की ज़रूरत होती है। बड़े स्टीमर, गोताखोरी के जदीद तरीन लिबास और ऐसे ही बेशुमार अखराजात होते हैं। इसलिए वो बावजूद जानने के ये काम नहीं कर सकता। इस पर मैंने कहा कि अगर कोई इस काम में सरमाया लगाए, तो क्या वो ये काम करेगा? तो इसने जवाब दिया कि आम तौर पर माहीगीर दूसरों के सरमाए पर ही ये काम करते हैं, लेकिन बाद में सरमाया कार पार्टियां इन्हें अलहदा कर देती हैं और तमाम पैदावार पर खुद कब्जा कर लेती हैं, या फिर मोती डाकू मोती उड़ा ले जाते हैं। आजम खान ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। मोती डाकू का क्या मतलब हुआ? मोती चोर तो होते हैं, ये मोती डाकू की क्या साइंसी इस्तिलाह है? इमरान ने कहा।
मोतीचूर तो एक खास किस्म के लड्डू को कहते हैं। बहरहाल मेरे पूछने पर इसने बताया कि दुनिया में छोटी छोटी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं जो पर्ल फार्मिंग पर डकैती करती हैं, लेकिन एक तंजीम तो बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रही है। इस तंजीम का नाम पर्ल पायरेट है, यानी मोती डाकू। बशारत के मुताबिक ये क्रीमिया की तंजीम है। इस पर मैंने इससे कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर सरमाया लगाए और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे तो क्या वो ये काम करेगा। इस पर वो रजामंद हो गया और मैंने एक मंसूबा तैयार करके आला हुकाम के सामने पेश कर दिया। इस मंसूबे के तहत अगर वसी पैमाने पर पर्ल फार्मिंग की जाए तो इससे हासिल होने वाले मोतियों की फ़रोख्त से मुल्क की दौलत में बेशबहा इजाफा किया जा सकता है, और इस तरह ही मुसलसल और कसीर तादाद में हासिल होने वाली दौलत पाकिस्तान के इंतहाई मफाद में है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बहरहाल तवील सलाह मशवरे और तरामीम के बाद मेरा ये मंसूबा मंजूर कर लिया गया और इस पर पर्ल फार्मिंग मंसूबे को बचाने के लिए टॉप सीक्रेट रखा गया और इसके लिए नेवी में अलहदा सेक्शन बनाया गया जिसे पर्ल सेक्शन कहा जाता है, और बशारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब एक दूर दराज इलाके में बहुत तलाश के बाद वो खास जगह तलाश की गई और फिर बशारत की मदद से सीपियां तलाश की गईं। इनकी नर्सरी कायम हुई और नर्सरी बेहद कामयाब रही। इसके बाद इस नर्सरी की मदद से खासे बड़े पैमाने पर पर्ल फार्मिंग की गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मिंग बेहद कामयाब रही और पाकिस्तान को इन मोतियों की वजह से इंतहाई कसीर ज़र मुबादला मिला। 2 सालों से ये काम इत्मीनान भरे अंदाज में चल रहा था और इस प्लान की वजह से मुझे भी हुकूमत ने खुसूसी अवार्ड से नवाजा और बशारत को भी बेहद फ़ायदा हुआ। लेकिन इसने अपनी कमाई बाचान के किसी बैंक में रख दी क्योंकि वो बाचान जाने का बेहद ख्वाहिशमंद था। आजम खान ने कहा और फिर वो खामोश हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है? इमरान ने कहा। 2 रोज पहले पूरी फार्मिंग ही खाली कर दी गई है। एक सीपी भी नहीं छोड़ी गई और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि बशारत को भी हलाक कर दिया गया है और ये कार्रवाई इस मुजिम तंजीम पर्ल पायरेट की है। आजम खान ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। आपको कैसे मालूम हुआ? तफसील बताएं कि बशारत को कहाँ हलाक किया गया है? इमरान ने पूछा। मुझे इस सिलसिले में थोड़ी सी मजीद तफसील बतानी पड़ेगी। बशारत यहाँ के एक माही कीरों के जजीरे पर रहता था। इस जजीरे के सरदार का नाम सरदार माजू है। आजम खान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। माहीगीरों की बस्ती या माहीगीरों का जजीरा? इमरान ने चौंक कर पूछा। साहिल पर माहीगीरों की बस्ती भी है और एक करीबी जजीरे पर माहीगीर भी रहते हैं। मैं जजीरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने ये खास बात क्यों पूछी? आजम खान ने कहा। इसलिए कि माहीगीरों की बस्ती के सरदार का नाम सरदार माजू है और जजीरे के सरदार का नाम भी माजू है। इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है। बशारत की वजह से मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का इल्म है कि माहीगीरों की बस्ती के सरदार का नाम भी माजू है और जजीरे के सरदार का नाम भी माजू है। इसे इत्तफाक ही समझिए। अलबत्ता माहीगीरों की बस्ती के सरदार माजू के 2 बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है, जबकि जजीरे के सरदार माजू की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम भागी है और ये भागी बशारत की मंगेतर है और सरदार माजू वैसे भी बशारत का रिश्तेदार लगता है। इस सरदार माजू की लाश समंदर में बहती हुई माहीगीरों को मिली। इसे गोली मारकर हलाक किया गया था, जबकि इसकी लड़की भागी की लाश थाना ए डिवीजन से दस्तयाब हुई है। थाने वालों ने इसकी तस्वीर अखबार में शाये कराई ताकि इसकी शनाख्त हो सके और फिर माहीगीरों से सिपियां खरीद करने वाली एक ताजिर ने जो सरदार माझू और इसकी बेटी को जानता था इसे पहचान लिया। इस तरह थाने में इस भागी की शनाख्त हुई। थाने वालों ने बताया कि इस लड़की की लाश सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इनकी तहवील में दी गई थी। इसके बाद बशारत की लाश भी साहिल से समुद्र पर पड़ी हुई मिली। इसे भी गोली मारकर हलाक किया गया। आजम खान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इस बात का इल्म कैसे हुआ कि इस फार्मिंग पर डाका पर्ल पायरेट ने मारा है? ये काम बशारत भी तो कर सकता था। इमरान ने कहा। सरदार मांझू को इस वक़्वा से एक रोज पहले साहिल पर 2 एक्रीमियों के साथ देखा गया और फिर वो एक लॉन्च में इन 2 एक्रीमियों के साथ समुद्र में गया और इसके बाद इसकी लाश मिली है। इसलिए ख्याल ये है कि ये वारदात इस पर्ल पायरेट ने ही की है। आजम खान ने जवाब दिया। क्या इस सरदार मांझू को इस स्पॉट का इल्म है जहाँ फार्मिंग की गई थी? इमरान ने पूछा। हाँ, बशारत अपने होने वाले ससुर और मंगेतर को कई बार वहां ले गया था। चूंकि बशारत इस तमाम सेक्शन का एक लिहाज से रूह रवां था, इसलिए इस पर सख्ती भी ना की जा सकती थी और किसी को ये तसव्वुर तक ना था कि ऐसा भी हो सकता है। आजम खान ने जवाब दिया। क्या इस बशारत से हुकूमत के किसी आदमी ने इस फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं सीखा? इमरान ने कहा। सीखा है, लेकिन जाहिर है जो महारत बशारत को हासिल थी वो इन लोगों को तो नहीं हो सकती। बहरहाल अब हुकूमत दोबारा फार्मिंग करने का प्लान बना रही है, लेकिन इसमें तवील अरसा चाहिए। आजम खान ने कहा। तो आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या चाहते हैं? इमरान ने कहा। मैंने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इस तंजीम का खात्मा किया जाए, क्योंकि जब कसीर सरमाया लगाकर दोबारा फार्मिंग होगी तो वो लोग दोबारा इसे लूट सकते हैं। इस पर हुकूमत ने ये फाइल सर सुल्तान को भेज दी और सर सुल्तान ने मुझे कॉल किया और फिर मुझसे हालात पूछने के बाद उन्होंने आपको कॉल किया। आजम खान ने जवाब देते हुए कहा।
क्या वाकई कोई हिफाजती इंतजामात मौजूद मौजूद थे? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, यही तो असल प्रॉब्लम है। एक तो वो स्पॉट खुले समुद्र में है, करीब कोई जजीरा भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि फार्मिंग खालिसतन कुदरती माहौल में होती है। अगर वहाँ ज़्यादा लोग जाएं या कोई साइंसी हिफाजती इकदाम किए जाएं तो पानी में साइंसी रेस की मिलावट हो जाती है और कुदरती माहौल ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में फार्मिंग नाकाम हो जाती है। आजम खान ने जवाब देते हुए कहा, इस स्पॉट की निशानदेही कैसे की जाती है? इमरान ने पूछा। साहिल से सिमत और फासला तयशुदा होता है, इस फासले और सिमत की बुनियाद पर। आजम खान ने कहा तो इमरान ने इस बात पर सर हिला दिया। इस फाइल में क्या है? इमरान ने पूछा। इस फाइल में इन्हीं बातों की तफसील है, आजम खान ने जवाब देते हुए कहा। इस तंजीम का सुराग कैसे लग सकता है? इमरान ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ जनाब। आजम खान ने बेबसी के अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, आप ये फाइल छोड़ जाएं। मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ को ये तमाम हालात बता दूंगा और ये फाइल भी उन्हें पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो क्या फैसला करते हैं, ये इनका काम। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, आजम खान ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। तो इमरान भी उठकर खड़ा हो गया और फिर आजम खान इमरान से मुसाफा करके वापस चला गया। तो इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठकर फाइल खोली और इसके मुताले में मसरूफ हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।